हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन जिसमें आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि आपके नीट 2025 के लिए आपका रास्ता कैसा होना चाहिए और आपको अब क्या-क्या तरीके अपनाने चाहिए कि हम लोग नीट 2025 के अंदर बहुत अच्छा करें। अब ये बहुत अच्छा क्या होता है भाई, ये तो रिलेटिव कंसेप्ट है ना। कोई और हो सकता है बहुत बहुत अच्छा कर रहा हो, तो इसलिए पता है पढ़ाई जो है ना वो हमेशा अपने हिसाब से कर लेनी चाहिए। मैं नहीं जानता दूसरी कैसा कर रहे हैं, तीसरा आदमी कैसा कर रहा है और चौथा आदमी कैसा कर रहा है। और इस चक्कर में क्या है ना कि हम लोग हमेशा डिमोटिवेटेड रहते हैं कि यार पता नहीं वो कितना पढ़ रहा होगा, वो कितना पढ़ रहा होगा, इसने कितना पढ़ा, उसने कितना पढ़ा, और इसके उसके चक्कर में हम लोग अटक जाते हैं। तो इसलिए अपनी पढ़ाई चालू रखो, बस निरंतरता के साथ पढ़ाई करो। अगर आपके प्रयास निरंतर नहीं हुए ना, मतलब आपने अगर कॉन्स्टेंटली पढ़ाई नहीं की, तो ये सब सेशन देखने का कोई सेंस नहीं रहेगा। तो इसलिए देयर हैज टू बी सम गाइडलाइन जिसे आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, और अगर आप लोग उसको फॉलो करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि विद सच गाइडलाइंस आप लोगों को बहुत फायदा होगा। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक रोड मैप लेकर आया हूँ। रोड मैप का मतलब एक रास्ता दिखाने के लिए एक सेशन जो है वो बनाया है, जिससे आपको आइडिया लगे कि आखिर नीट 2025 के अंदर क्या क्या करने से आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो हो सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली दीज आर नॉट फाइनल पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स आपको भी नए नए पता है, बहुत सारे पॉइंट्स कोई और भी नए आपको बता सकता है, और इसीलिए हम लोग एक रोड मैप के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों को तैयारी आखिर करनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात अगर मैं इसमें आपको बताऊं तो वो ये है कि सबसे पहले तो आप जहां भी जिस भी विद्यापीठ में पढ़ रहे हैं ना, अपनी क्लासेज अटेंड करो। जिन भी बच्चों को ऐसा लगता है कि अब मेरा बैकलॉग ज्यादा हो गया, मेरा ये पीछे हो गया, मेरा वो पीछे हो गया, यार क्लास नहीं करने से तो वो और खराब होगा। अब अगर क्लास ही नहीं करोगे तो फिर काहे का बैकलॉग, और जो बैकलॉग था वो कवर नहीं किया, और जो क्लास छोड़ी उसका बैकलॉग और हो गया, वो भी कवर नहीं हो रहा, बैकलॉग भी कवर नहीं हो रहा, बैकलॉग पे बैकलॉग पे बैकलॉग पे बैकलॉग पे बैकलॉग बनता जा रहा है, और बैकलॉग का इतना बड़ा पोथा बन गया कि अब इस बैकलॉग को देख के ही हमें डर लग रहा है। इससे डर डर के हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग ऐसे कोर्सेज की तरफ भागने की कोशिश करते हैं कि चलो यार ये अब नया चालू हो रहा है यहाँ चलते हैं, ये अब नया चालू हो रहा है यहाँ चलते हैं, और अल्टीमेटली हम लोग सब चीजों को लेके एक हलवा तैयार कर लेते हैं, और वो हलवा खाने में बहुत ज्यादा कड़वा होता है, खा भी नहीं पाते। ठीक है, और अगर किसी तरह से खा लेते हैं तो भाई साहब उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आता, क्योंकि ऐसे में आपको सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के ऊपर ध्यान दिया जाता है, आपकी उतनी प्रैक्टिस नहीं कराई जाती जितनी प्रैक्टिस करवानी चाहिए। और इसलिए हम लोग इधर उधर कोर्स में भागेंगे, कभी इधर भागेंगे, कभी उधर भागेंगे, कभी उधर भागेंगे, सब इंडिविजुअली इधर उधर भागते रहते हैं, और फिर हलवा क्रिएट करके उसकी खिचड़ी बनाते हैं, और खिचड़ी बना के जब खाते हैं तो उसमें नमक ज्यादा होता है। तो इन सब चीजों से बचना है, मतलब आप जहां भी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उन वाली क्लासेस को अपना पूरा पूरा अटेंड करें, क्योंकि आपके लिए जो टीचर्स आपके विद्यापीठ में पढ़ा रहे हैं वो लोग आपको 1.5 पौने 2 घंटे के अंदर एक इतना क्रिस्प कंटेंट दे रहे हैं कि आप समझ भी नहीं सकते। रिक्वायर्ड एग्जाम्पल्स, एकदम सटीक नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स के साथ में आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, रिक्वायर्ड थ्योरी के साथ में सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। 150 क्वेश्चन किसी भी क्लास के अंदर नहीं कराए जा सकते, तो इसीलिए कंटेंट को कंसाइज करके आपको ऑलरेडी दिया जा रहा है, जिससे कि आप घर पे जाके ज्यादा टाइम लगा के प्रैक्टिस करें। नोट करने का टाइम भी क्लास के अंदर मिल गया, सारा टाइम क्लास के अंदर मिल गया, 1.5 घंटे में एक बहुत बढ़िया कंसाइज सी क्लास में मेरे को सारे कंसेप्ट सीखने को मिल गए, और इन सब चीजों को करने के बाद में मैंने बहुत अच्छा कवर अप कर लिया। तो इसीलिए क्लासेस नहीं छोड़नी है, ठीक है, ऐसा पाया गया है। और मैंने जो इतने सालों के अंदर देखा है बच्चों को करते हुए, वो ये वाली चीज भी देखी है कि जो बच्चे शुरू से लेकर एंड तक क्लासेस के अंदर है उनके सिलेक्शन हो गए, है ना। और इसके अंदर मैं ये नहीं बोल रहा कि मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हो गया, मैं बोल रहा हूं सभी के सिलेक्शन हो गए। जो बच्चे एकदम डे 1 की क्लास से लेकर डे एंड वाली क्लास तक रहे मौजूद, जिन्होंने कभी कोई लंबी छुट्टियां नहीं मारी, कोई फालतू की हरकतों के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुए पूरे साल में, उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, सबका हो गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि रेगुलरिटी कितनी बड़ी चीज है। अगर आप रेगुलर रहते हैं, रेगुलरली अपने टीचर्स के कांटेक्ट में रहते हैं, उनसे अपने डाउट्स के बारे में चर्चा करते हैं, अपने वीक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, तो अपने आप ही आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आपका जो रोड है, जो आपका रोड मैप है, वो बहुत स्मूथ हो गया है। ठीक है, दूसरी बात, जितने भी आप लोग टेस्ट दे रहे हैं उन सब टेस्ट का एनालिसिस बहुत अच्छे से करें। अगर आपने टेस्ट का एनालिसिस अभी भी अच्छे से नहीं किया तो आप लोग वैसे ही बहुत घाटे में चले गए। तो टेस्ट एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टेस्ट के एनालिसिस में आपको ये नहीं पता कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, और क्या पढ़ने से मेरे ज्यादा नंबर आते हैं, क्या पढ़ने से मेरे ज्यादा नंबर नहीं आते, तो फिर आप लोग फिर वही गलती दोहरा रहे हैं जो आप पहले दोहरा चुके हैं।
क्योंकि अब नीट का एग्जाम ऐसा एग्जाम नहीं रहा जिसके अंदर आप लोग थोड़े से नंबर लाके सिलेक्ट हो जाएंगे, आपको अब नंबर भी ज्यादा लाने पड़ेंगे। ठीक है, 630 640 नंबर लाओगे तब जाके कुछ काम चलेगा, है ना। हाँ, अब वो भी पता नहीं कि अगले साल कैसा कंपटीशन हो, तो 630 640 के ऊपर पता लगे कि डेंटिस्ट बन रहे हैं, है ना। और अगर आप एमबीबीएस ही करना चाहते हैं तो फिर वो डेंटिस्ट करने वाला रैंक भी बेकार है आपके लिए, तो अगर जाना है तो और अच्छे नंबर लाने हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी एनालिसिस अब आप लोगों का होगा, जो भी आपको टेस्ट पेपर के बेसिस पे एनालिसिस करना है, सारे एनालिसिस को बहुत स्मूथली करें, टीचर्स के साथ बैठ के उस एनालिसिस को करें, उस वाली शीट को देखें। एनालिसिस की एक शीट बना रखी है, जैसे मैंने उस वाली शीट को मैं बच्चों को देता हूँ, बच्चे एनालिसिस शीट भरते हैं, देखते हैं कि कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स के अंदर गलती हुई है या न्यूमेरिकल मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है, तो आपको देखना पड़ेगा वेयर यू आर लैगिंग। अगर आपको मान लो बायो के अंदर ही बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो फिर आप लोग गलती कर रहे हैं, तो आपको ये सब बातें समझनी पड़ेंगी कि अब टेस्ट के अंदर क्या पैटर्न को फॉलो करना है। क्या आपको फिजिक्स पहले करने से सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं, क्या आपको बायो पहले करने से सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो इसीलिए टेस्ट को टेस्ट की तरह ट्रीट करो और टेस्ट मान के उसको एज अ रियल एग्जाम, कि मैं हर टेस्ट जो है ना उसको एक रियल एग्जाम मानूं और उसमें टेस्टिंग कर लूं अपनी, कि अगर मैं ये एग्जाम देता तो क्या मेरे नीट में इतने नंबर आते और मैं सेलेक्ट होता या नहीं होती। इन बातों को सोच के आप लोग एक टेस्ट को दें, फिर उसका एनालिसिस करें और अपने वीक पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को खोज के ये देखें कि मुझे वापस क्या पढ़ने की जरूरत है और वापस क्या रिवाइज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, और देखो रियलिस्टिक बात तो ये है कि यू ओनली कम टू नो अबाउट योर फुल पोटेंशियल व्हेन यू स्टार्ट गिविंग फुल सिलेबस टेस्ट्स। क्योंकि अगर फुल सिलेबस टेस्ट के अंदर आपके नंबर आ रहे हैं मान लो 600 से ऊपर यहाँ के टेस्ट में या कहीं और के टेस्ट में, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि हाँ ठीक है, नाउ यू आर डूइंग गुड, क्योंकि अभी तो पार्ट टेस्ट चल रहे हैं, जितना चैप्टर पढ़ाया उतने का टेस्ट ले लिया, इतना चैप्टर हुआ इतने का टेस्ट ले लिया। इसमें ज्यादा नंबर आ भी गए तो बहुत खुश होने की भी बात नहीं है कि सर मेरे तो 700 नंबर आए थे यूनिट डायमेंशन के टेस्ट में। अरे यार क्या मतलब रहा, उस समय सिलेबस ही इतना सा था, चुन्नू से सिलेबस के अंदर नंबर भी आ गए तो क्या उखाड़ दिया। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आपके फुल सिलेबस के टेस्ट चालू होंगे, जब आप किसी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे, आप पीडब्ल्यू की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे, तब आपके जो नंबर देखे जाएंगे दोज विल बी योर मार्क्स, जो असल में रिफ्लेक्ट करेंगे कि आप नीट के अंदर कैसा परफॉर्म करने वाले। तो इन बातों का खास ध्यान रखें कि हमें कैसा परफॉर्म करना है और कब परफॉर्म करना है ना। अपने आपको बर्नआउट नहीं करना कि चलो हफ्ते में 3 टेस्ट दे लिए हैं, अब हफ्ते में 5 टेस्ट दे लिए हैं। तो आई वुड सजेस्ट, एक सजेशन है मेरा, कि जो लोग मान लो 1-2 साल से ड्रॉप कर रहे हैं या 12th के बाद में आप एग्जाम देने के लिए ड्रॉप कर रहे हैं पहली बार, है ना, कोई लोग 2 साल के ड्रॉपर 3 साल के ड्रॉपर भी होंगे, उन लोगों को मेरा एक छोटा सा सजेशन है, और वो सजेशन ये है कि वो जितने भी बच्चे हैं वो बच्चे कोशिश करें कि वो जनवरी तक अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। उससे पहले अपने आप को बहुत ज्यादा पुश नहीं करें बहुत ज्यादा कंटेंट लेने के लिए, है ना। अब जैसे मान लो बायो हो गया, तो तीनों ये जो सब्जेक्ट है ना आप लोगों के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और बायो के फिर से 2 पार्ट्स बॉटनी और जूलॉजी, इन सब्जेक्ट्स के अंदर खास बात यह है कि आपके लिए सबसे बड़ा दर्द जो है वो तो फिजिक्स है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा दर्द आप लोगों के लिए आता है वो आता है केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री। जहां हल्की फुल्की भी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो गई ना, वहां पर तुम लोगों के हाथ थर थर कांपने शुरू हो गए, है ना। फिर ओसी और आईओसी तो चलो ठीक है, तुम लोगों को आती है ऐसा लगता है, हालांकि आती ये भी नहीं है ना। आईओसी का मतलब है ओसी तो आ गई पर आईओसी अभी आनी बाकी है, आईओसी, समझ रहे हो। हाँ, और बॉटनी जूलॉजी के अंदर तुम्हें यहाँ थोड़ा सा दर्द रहता है। जूलॉजी तुम्हें अच्छी लगती है क्योंकि उसके अंदर बॉडी शॉडी आती है, तो तुम्हें बढ़िया इंटरेस्ट आता है कि असल में तो देखो जूलॉजी ही काम की है, बॉटनी शॉटनी भी काम की नहीं है, डॉक्टर बनेंगे तो जूलॉजी काम आएगी। अरे पर डॉक्टर बनने के लिए जहां पहुंचना है उसके लिए तो सब पढ़ना है। तो एक जो तरीका है ना इस समय पढ़ने का, वो ये है कि अपने वीक पॉइंट्स को मार्क करते रहो। अभी भी अगर अपने वीक पॉइंट्स को मार्क नहीं किया तो क्या किया, वैसे ही गलत कर रहे हो सब कुछ। तो प्लीज मार्क योर वीक पॉइंट्स, है ना। जैसे फिजिक्स के अंदर आपके हर चैप्टर तो वीक नहीं हो सकता, पर जो चैप्टर वीक है उसको एनालाइज करो और देखो उससे सवाल कितने आते हैं। अब मान लो तुम्हारा जो टॉपिक वीक है और उस वाले चैप्टर से सवाल ही एक आ रहा है, तो उसके पीछे मरने भिड़ने की जरूरत नहीं है, उस टॉपिक को आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हो। यार ठीक है, ये टॉपिक मेरा वीक है, मैं इसके ऊपर टाइम खराब नहीं कर रहा। हाँ, पार्ट टेस्ट में उससे बहुत सारे सवाल आएंगे तो आपके कम नंबर आएंगे, तो आपको लगेगा यार ये क्या हो गया, मेरे तो कम नंबर आए थे, पर असल में ऐसा नहीं हुआ है। असल में जो हुआ है वो ये है कि आप लोगों का वो टॉपिक ही वीक, हर टॉपिक वीक है तो दिक्कत है, फिर तो हर टेस्ट के अंदर ही कम आएगा नंबर।
ठीक है, तो आप इस बात को समझिए कि फिजिक्स के अंदर अगर आप लोगों का कोई भी टॉपिक वीक है और तो उसको एनालाइज करोगे तो उससे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं पास्ट ईयर, पिछले 6-7 साल के अंदर उस टॉपिक से पर्टिकुलरली कितने क्वेश्चंस आए हैं उनको मार्क करो और देखो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या था। या तो उस वाले टॉपिक को अपने टीचर से मिलकर पढ़ लो, इतना बढ़िया फायदा है आपको विद्यापीठ में, खटाक से जाओ पढ़ाई करो और वापस आओ, है ना। इतने सारे टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं, उनके पास में जाइए, उनके पास में टॉपिक खोल के बैठ जाइए, सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया बता दीजिए, पढ़ के वापस आ जाओ, खत्म। उसके ऊपर बेस 4-5 जितने भी सवाल थे जो तुमने मार्क किए थे वो कर लो। तो अगर आप ऐसे करना शुरू कर देंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि वेयर एवरीथिंग इज देयर। समझ गए? हाँ, आपको ये पहले पता होना चाहिए जो आप नहीं जानते हैं, तो इसीलिए यू विल कम टू नो कि जो आप जानते हैं आप उसमें कितने स्ट्रांग हैं। तो यू शुड ऑलवेज नो व्हाट यू डू नॉट नो। मेरे सर भी मुझे यही बात बोला करते थे कि आपको वो बातें हमेशा पता होनी चाहिए जो आप नहीं जानते, जिससे हमें क्लैरिटी रहे कि जो जानते हैं उसको बहुत अच्छे से करना है। तो एक क्लैरिटी लाइफ में होना बहुत जरूरी है हर टॉपिक में, बीट एनी एग्जाम बीट लाइफ, यू शुड बी क्लियर ऑन दिस। तो फिजिक्स के अंदर जो कमजोर टॉपिक है उनको जॉट डाउन करो, जॉट डाउन करके उन पे देखो कि कैसा क्वेश्चन बनता है, उन क्वेश्चंस का पैटर्न देखो। आप ये पाओगे कि हर एक साल एक जैसे ही क्वेश्चन आते हैं उन वाले पेपर से। जैसे ही आप वो पैटर्न देख लोगे तो आप देख लोगे यार वो वही पार्ट पढ़ लो तो वही पार्ट समझ में आ जाएगा, उस वाले पार्ट को अलग करके पढ़ के आ जाओ, एग्जाम में भी फिर वो सही होगा, फिर गलत नहीं होगा। ऐसा ही केमिस्ट्री के अंदर करो, ऐसा ही बायो के अंदर करो। पर हाँ, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको बायो को रोज कितना टाइम देना, क्योंकि अगर ये आपकी इतनी स्ट्रांग थी तो क्या 360 नंबर आने लगेगा टेस्ट में? नहीं आने लगे। तो आपको इस पार्ट पे इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आपको कोई भी सवाल दिखे यार इसका तो आंसर ये है, पीछे देख के आंसर नहीं लगाना, आंसर लगाना है खट। जूलॉजी में तो पहली 4 लाइन पढ़ के ही आप लोगों के आंसर आ जाने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये तो ये वाला सवाल है। ऐसे बच्चे देखे हैं मैंने जो सवाल की पहली लाइन पढ़ते हैं और उनको पता होता है एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आंसर है। Obviously they were droppers from 3 to 4 years, but they were that strong on this part. और उस समय पेपर भी बहुत टफ आता था फिजिक्स का, जिस कारण वो बेचारे रह जाते। आज के जैसा पेपर आता वो पहली बार में 720 नंबर फोड़ देते। तो मैं आपको यही बात बोलना चाह रहा हूं कि जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो आप लोगों को 30 मिनट्स का टाइम लगना चाहिए अब एग्जाम में करने में, और वो भी फुल सिलेबस वाला। ऑब्वियसली रेस्ट ऑफ द टाइम आप इसको डेडिकेट कर सकते हैं, पर वो जो पहले हम ही लोग बोलते थे ना कि फिजिक्स में तू 120 नंबर ले आ तेरा काम चल जाएगा, आप नहीं बोल सकते। 60 नंबर फिजिक्स के अंदर ही कट गए तो 640 तो वैसे ही पहुंच गए भाई, मतलब 660 तो वैसे ही पहुंच गए। तो अब ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां भी तुम लोग थोड़े से नंबर कटाओगे और यहां भी थोड़े से तो कटाओगे, है ना। तो यहां चाहे 40 मिनट भी ले लो, पर ये 40 मिनट में 100% एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए। बचा हुआ सारा टाइम इधर डिवोट करो दोनों सब्जेक्ट्स पे। तो पहले बायो करो, फिर केमिस्ट्री करो, फिर फिजिक्स करो, अपने आप ही आपको सारी चीज समझ आने लगेगी। सो माय पॉइंट इज के एक ये जो रोड मैप की जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर कहां से शुरुआत करनी है? क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी है, टेस्ट रेगुलरली देने हैं, टेस्ट को छोड़ना नहीं है। तीसरी बात, टेस्ट को एनालाइज अच्छे से करना है, और जितने भी डाउट्स हैं वो अपने टीचर से मिलकर सॉल्व करते रहना है। चाहे वो टीचर क्लास में पढ़ा रहा हो, चाहे कोई और मिल रहा है उसी सब्जेक्ट का, उससे पूछ लो, डाउट क्लियर कर। ठीक है, डाउट अगर क्लियर नहीं किया तो वैसे ही सब गड़बड़ हो जाएगी। अपने आप को प्लान करो, है ना। ठीक है, अगर आप अच्छी प्लानिंग के साथ चलेंगे कि यार फिजिक्स में इतना टाइम देना है, केमिस्ट्री में इतना, बायो में इतना, तो अपने आप सारी चीजें कर पाओ। अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस, अगर मान लो 6 घंटे क्लासेस चल रही है, 6 घंटे के बाद का जो दिन है, जो आपके पास 18 घंटे बच गए, उसके अंदर अगर तुम पता है 7-8 घंटे सो भी ली, तो भी तुम्हारे पास में 10 घंटे मिनिमम बचेंगे सब कुछ करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। अब उस 10 के अंदर 6-7 घंटे भी पढ़ लो तो काम चल जाएगा। तो यू हैव टू प्लान योर डे, यू हैव टू प्लान योर डे। डे के हिसाब से प्लानर मत बनाओ, प्लान करके चलो, नहीं तो डे तुम्हें प्लान कर देगा अपने हिसाब से। यू हैव टू प्लान योर सेल्फ। अ वेरी वेल प्लान्ड पर्सन इज ऑलवेज एट फोरफ्रंट ऑफ एवरीथिंग। और जिन लोगों के पास प्लानिंग नहीं होती है वो लोग हमेशा किसी ना किसी चीज के कारण पीछे हो जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट वेल प्लान्ड। तो यू नीड टू बी वेल प्लान्ड इन दिस। अगर आपकी प्लानिंग सटीक है, अगर आपने रोड मैप को ढंग से फॉलो किया है, तो आपको हमेशा ही दिक्कत में नहीं आने देंगे। ये सारी की सारी चीजें, मतलब सारी कायनात तुम्हें मिलके कोशिश करेगी कि तुम लोग सब अच्छा करो और कोई दिक्कत ना हो। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं कि क्या क्या करने से हम लोगों का नीट में सिलेक्शन जो है वो होगा। अपने सब्जेक्ट्स को प्लान अच्छे से करिए,
अपने वीक टॉपिक्स को अलग से जॉट डाउन करिए, स्ट्रॉन्ग टॉपिक को अलग से लिखिए, और आप ये देखिए कि आपको कितना टाइम किस सब्जेक्ट को डिनोट करना है, ठीक है, कितना टाइम किसको डिवोट करो, उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई को करो। अब जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर रिवीजन नहीं हो रहा, तो जो भी तुम लोग नोट बनाते हो ना क्लास में, वो डे 1 से लेके डे एंड तक, मतलब जहां तक कि तुम लोगों ने पढ़ा है वो रोज रिवाइज किया करो। जैसे मान लो मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ा है, मतलब मोशन इन 1D पढ़ा है, तब मोशन इन 2D चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मोशन इन 1D के पन्ने में रोज पलट के नहीं देख रहा, रोज पलट के देखो मोशन इन 1D के पन्ने। हाँ हाँ हाँ, थोड़े दिन में ऐसी आदत हो जाएगी कि विद इन 10 मिनट्स तुम लोग पुराना जितना भी सिलेबस था ना सब रिवाइज कर लो। पर वो कब होगा? जब इस चीज को कम से कम 21 दिन तक करोगे रोज। तो इट हैज टू बी अ 21 डे एक्सरसाइज। आज से शुरू कर दो 21 दिन की एक्सरसाइज। कैसे करनी है एक्सरसाइज शुरू, सुन लो। मान लो अभी फिजिक्स के अंदर तुम्हारा रोटेशनल मोशन चल रहा है, मान लो, तो रोटेशनल मोशन से पहले का सब कुछ रोज रिवाइज करना है हर क्लास के बाद। जब भी घर पे जाओगे तो तुम काइनेमेटिक्स से अपनी कॉपी खोल के बैठ जाओगे, तो काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर, डब्ल्यूपी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, सब रिवाइज करना है डेली। पन्ने पलटने हैं बस क्लास नोट्स वाली कॉपी के, अप टू रोटेशन जहां तक पढ़ाया गया। इस चीज को 21 डेज का चैलेंज मान के चलो, जो आज मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। और फिर आगे का भी अगर चैप्टर चालू हो रहा है तो ये नहीं कि आप काइनेमेटिक्स बंद कर दी, शुरुआत से करते रहो। यू विल रियलाइज के 20 दिन के बाद में जो टाइम आपको पहले दूसरे दिन में 1 घंटा या 2 घंटे लग सकते हैं, वो वाला टाइम आपका 10 से 15 मिनट रह जाएगा। और रोज पढ़ने से यू विल नो कि कैसे पैटर्न के सवाल क्लास में कराए हैं। सेम पैटर्न के सवाल आपको टेस्ट के अंदर दिख जाएंगे। नहीं मिले तो आप बताना मुझे कि नहीं मिले, ठीक है। तो मैं आपसे यही वाली बात बोलना चाह रहा हूं कि आप अगर टाइमली सारी चीजों को करते रहोगे, रोज इस तरह का एक रिवीजन का अपना एक शेड्यूल बना लोगे, तो यू विल फील कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। और ये सिर्फ फील नहीं होगा, ये आपको रियलिटी में ये शो होगा जब आप वो टेस्ट देंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि जो रोड मैप मैं अभी आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूं ना, रोड मैप, व्हाट इज दिस रोड मैप? द रोड मैप इज जस्ट टू फॉलो द राइट गाइडलाइंस, ठीक है। और आप अपनी गाइडलाइंस खुद से बना सकते हैं। इफ यू आर स्कोरिंग वेल एंड यू हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ गाइडलाइंस, मैं मना नहीं कर रहा कि उनको फॉलो करो, प्लीज फॉलो दैट, है ना। पर अपनी नींद ढंग से पूरी करो। अगर नींद ढंग से नहीं लोगे 6 घंटे की, तो वैसे ही आपको दिक्कत आएगी, कुछ भी रिटेन नहीं रहेगा, कुछ भी दिमाग में याद नहीं रहेगा, ग्रे सेल्स बेकार हो जाएंगे, सब बेकार हो जाएगा। तो प्लीज मेंटेन योर स्लीप, अपनी स्लीप को मेंटेन करना है। स्लीप को मेंटेन करते हुए सारी चीजों को पढ़ना है, सारी की सारी चीजें सही रहेंगी इफ यू आर वेल प्रॉपर प्लान। ऑलराइट, बाकी किसी भी समस्या के लिए आप लोग हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं एंड मिलते रहेंगे आप लोगों से इसी प्रकार के सेशंस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड जय हिंद एवरीवन।